जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी एसआई के लिए यहाँ पर हम हिंदी की क्लासेस शुरू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम जो पढ़ेंगे वो वर्णमाला चैप्टर को पढ़ेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इन क्लासेस के नोट्स जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इनके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आपको खुद से नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, मैंने बहुत अच्छे तरीके से साफ सुथरे नोट्स जो है वो प्रिंटेबल नोट्स है, उनको आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। आप उनको निकाल कर खुद से इसका रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम वर्णमाला के अंतर्गत पढ़ेंगे कि वर्णमाला की परिभाषा, क्योंकि बहुत से एग्जामों में वर्णमाला की परिभाषा से भी प्रश्न बना हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं हम वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णों के व्यवस्थित वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब ये वर्ण क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए, जो हमारी अल्फ़ाबेट है ना हमारे हिंदी में, जैसे कि आपके ए, अ, ठीक है, ये क, ख, ये सभी जो है इनको यहाँ पर वर्ण बोला जाता है। तो इनको जब व्यवस्थित करके एक जगह लिख दिया जाता है तो उसको ही वर्णमाला कहते हैं। अब देखिए, जो हमारी वर्णमाला है इसका एक बहुत ही बेहतरीन व्यवस्थित तरीका है लिखने का। सबसे पहले ए आ यानी कि सबसे शुरू में जो आते हैं वो स्वर लिखे जाते हैं। स्वर के बाद आपके व्यंजन लिखे जाते हैं, और व्यंजनों को लिखने का भी एक क्रमबद्ध तरीका है बहुत ही बेहतरीन, जिसमें कि आपका ये क वर्ग हो जाएगा, ये च वर्ग हो जाएगा, ठीक है, ये ट वर्ग हो जाएगा। ऐसे हो ना, क ख ग घ, ये इस तरह च छ ज झ ये, ठीक है। तो इस तरीके से जो वर्गों में बांटकर वर्णमाला को लिखा गया है, तो इस व्यवस्थित समूह को यहाँ पर वर्णमाला कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई वर्ण यहाँ पर लिख दिया, शुरू में हमने क लिख दिया, फिर हमने बाद में ए लिख दिया। ऐसे उल्टा सीधा थोड़ा ही लिखा जाता है वर्णों को। तो वर्णों का जो हमारा है, इनको बहुत ही व्यवस्थित तरीके से जो लिखने का तरीका होता है उसको यहाँ पर वर्णमाला कहते हैं। अब इस पर आपका प्रश्न कैसे बनता है, आपसे एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो यहाँ पर वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं ऐसा लिखा मिल जाएगा, तो वहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो जाते हैं। सही ऑप्शन आपको मिलेगा व्यवस्थित समूह। ठीक है, व्यवस्थित समूह यहाँ पर आपको देखना है, यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, इसके परिभाषा आपके क्लियर हो गई ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अब देखिए, ये वर्ण क्या होते हैं, आपने सुना होगा, कभी हम वर्ण भी बोलते हैं, अक्षर भी बोलते हैं। तो देखिए, वर्ण और अक्षर, इन दोनों में आज थोड़ा सा अंतर समझ लेते हैं। तो देखिए, वर्ण किसे कहेंगे, वर्ण, और एक साइड लिख लेता हूं मैं अक्षर। ठीक है, वर्ण और अक्षर, इन दोनों को यहाँ पर समझ लेते हैं। तो देखिए, वर्ण ये हो गया हमारा वर्ण, और अक्षर हो जाएगा हमारा ये, जिसके नीचे हम हलंत लगा देंगे। ठीक है, ये देखिए, इसके नीचे हमने हलंत लगा दिया, ये हो गया हमारा अक्षर और ये हो गया हमारा वर्ण। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जितने भी वर्ण होते हैं वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। यानी जैसे कि मैं यहाँ पर उदाहरण के तौर पर देखिए, ये क है, इस क को जो है ए की सहायता से बोला जाता है। कैसे, इसका वर्ण विच्छेद कीजिए, इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो देखिए क के नीचे हलंत लगेगा, फिर धन, फिर यहाँ पर ए। ठीक है, तो ये देखिए, ये ए की सहायता से बोला जाता है। यानी क जो है ये अपने आप में एक वर्ण है, और ये वर्ण इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें स्वर की सहायता से बोला जाता है, ए स्वर इसमें होता है। ठीक है, ऐसे ही आप कोई भी वर्ण ले लीजिए, जैसे कि ये देख लीजिए, ल देख लीजिए। अब इसका भी जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसमें भी देखिए नीचे हलंत लगाएंगे, धन ए। ठीक है, यानी ये ए स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए इनको वर्ण कहते हैं। वहीं पर अगर अक्षर की बात करें तो अक्षर का मतलब होता है अक्षर, जिसका क्षर ना किया जा सके, यानी जिसको कम ना किया जा सके, जिसको तोड़ा ना जा सके। तो अक्षर का मतलब ही यही होता है कि जिसको और भी छोटा ना किया जा सके, यानी सबसे छोटा रूप जो है। तो सबसे छोटा रूप देखिए, इसके नीचे अगर हलंत लगा देंगे, इसको थोड़ी तोड़ देंगे, और इससे छोटा तो हम इसको तोड़ ही नहीं सकते, तो इसलिए इसको अक्षर बोल दिया जाता है। ठीक है, तो आप एक बात मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि वर्ण और अक्षर दोनों होते एक ही है, लेकिन इनको जब लिखने के क्रम में देखा जाता है तो इनको यहाँ पर वर्ण यहाँ पर पूरा क्या कहा जाएगा, और अक्षर जो है इसके नीचे हलंत लगाकर कहा जाएगा, यानी कि लिखा जाएगा। ठीक है, लिखने के तौर पर आप दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, लेकिन अगर बोलने की प्रकृति आपसे पूछी जाए तो वर्ण और अक्षर दोनों को एक ही माना जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है ये वर्ण और अक्षर का मैटर आपकी समझ में आया होगा।
तो वर्ण और अक्षर में आप अंतर समझ गए होंगे। तो चलिए अब थोड़ी सी यहाँ पर वर्ण की परिभाषा को भी लिख लेते हैं। तो देखिए वर्ण की परिभाषा कैसे लिखेंगे, ध्वनि के लिपि चिन्हों को, ठीक है, ध्वनि के लिपि लिपि चिन्हों को, ध्वनि के लिपि चिन्हों को वर्ण कहते हैं, ठीक है, ध्वनि के लिपि चिन्हों को वर्ण कहते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी वर्ण की परिभाषा। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर देखा वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर जब वर्ण का जिक्र आ था तो हमने वर्ण की परिभाषा भी देख ली कि ध्वनि के लिपि चिन्हों को वर्ण कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लिपि एक शब्द आया है, इस लिपि की भी यहाँ पर थोड़ी सी परिभाषा देख लेते हैं कि लिपि होता क्या है। तो लिपि के बारे में आपको बहुत ध्यान से देखना है। लिपि जो है देखिए इसकी यहाँ पर हम थोड़ी सी परिभाषा बता देते हैं। लिपि क्या होती है, किसी भी भाषा को लिखने का एक स्टाइल होता है, ठीक है, किसी भी भाषा को लिखने का एक तरीका जो होता है उसको यहाँ पर लिपि कहते हैं। तो इसकी यहाँ पर परिभाषा लिख लेते हैं, किसी भी भाषा किसी भी भाषा को लिखने का ढंग या स्टाइल, ठीक है। आप अपनी साधारण लैंग्वेज में लिख लीजिए स्टाइल, ठीक है। तो किसी भी भाषा को लिखने का ढंग या स्टाइल ही लिपि कहलाता है, लिपि कहलाता है, ठीक है। तो लिपि की परिभाषा यहाँ पर हो गई। अब इसको लिपि को देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए लिपि, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ, हिंदी भाषा लिखता हूँ अपनी, राम का घर, ठीक है। ये एक वाक्य हमने यहाँ पर लिखा, ये वाक्य हमारा हिंदी भाषा में लिखा गया है, ठीक है। यानी ये हमारी जो लैंग्वेज है ये हिंदी है, लेकिन इसको जो लिखने का तरीका है ये देखिए, ये रै का ऐसा स्टाइल है, मैं का कैसा स्टाइल है, ये स्टाइल जो है, इसको लिखने का जो स्टाइल है ये हमारा देवनागरी लिपि में लिखा गया है। तो हिंदी की लिपि क्या हो जाती है, हिंदी भाषा की लिपि होती है आपकी देवनागरी लिपि, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने जो वाक्य लिखा है ये हिंदी भाषा में लिखा है, लेकिन इसका जो लिखने का ये तरीका है, ये स्टाइल है, ये देवनागरी लिपि है, ठीक है। तो इसकी हम लिपि यहाँ पर लिखते हैं देवनागरी, देवनागरी, ठीक है। अब इसको आप ध्यान से समझिएगा, एक और वाक्य मैं यहाँ पर लिखूंगा, उसमें आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये वाक्य जो हमारा लिखा गया है ये हिंदी भाषा में लिखा गया है, और इसको जो लिखने का स्टाइल है, तरीका है, ये हमारा देवनागरी लिपि में लिखा गया है। ऐसे यहाँ पर मैं एक और लिखता हूँ वाक्य, देखिए RAM, राम का घर, GHAR, ठीक है। अब ये वाक्य बताइए आप किस में लिखा है। कुछ लोग बोलेंगे कि ये वाक्य इंग्लिश में लिखा है, जी नहीं, ये इंग्लिश में नहीं लिखा है। ये हमारा देखिए इसके शब्द पर फोकस करो, ये हमको समझा क्या रहा है, राम का घर। ऊपर का वाक्य क्या समझा रहा था, राम का घर, यानी कि राम के घर के बारे में बता रहे हैं। तो ये हमने इसकी यहाँ पर लिपि चेंज कर दी, जबकि भाषा हमारी जो है वो हिंदी ही है, पर इसको हम राम का घर ही रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे देखिए, अगर इंग्लिश होता, इंग्लिश में घर का मतलब क्या होता है, होम होता है, होम होता है, तो इसलिए यहाँ पर होम का यूज होता तो इंग्लिश लैंग्वेज हो जाती। लेकिन यहाँ पर जो हमारा ऊपर देखिए हिंदी का वाक्य है राम का घर, इससे हमें समझ आ रहा है कि राम का घर कहा गया है। और नीचे यहाँ पर इसको पढ़ेंगे हम राम का घर, इससे भी हमको यही समझ में आ रहा है कि राम का घर। तो ये दोनों भाषा जो है, ऊपरली भाषा भी और नीचे की भाषा भी, ये दोनों भाषा यहाँ पर हिंदी है, लेकिन इनकी जो लिपि है वो अलग अलग हो जाती है। राम का घर, इसकी लिपि तो हो जाएगी देवनागरी, और इसकी लिपि हो जाएगी लैटिन, ठीक है। लैटिन लिपि आपने सुनी होगी, ठीक है। तो बस यही अंतर है ना, इसका लिपि का आपको समझ लेना है। राम का घर लिखा हमने, ये देवनागरी लिपि में लिखा है, ये स्टाइल है ना लिखने का, तो ये देवनागरी लिपि का स्टाइल है, और ये लिखने का जो स्टाइल है ये लैटिन शब्द का, लैटिन लिपि का स्टाइल है, ठीक है। तो ये आप दोनों समझ गए होंगे। तो ये जो दोनों वाक्य है ये हिंदी भाषा में लिखे गए हैं, लेकिन इनकी जो लिपि है, ऊपरले वाक्य की लिपि देवनागरी हो जाएगी और नीचले वाक्य की लिपि यहाँ पर लैटिन हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये लिपि वाला कंसेप्ट भी आपका क्लियर हुआ होगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स है जो कि आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, उनको भी थोड़ा लिख लेते हैं। ये बेसिकली एक ओवरव्यू है, इसके बाद हम अपना वर्णमाला चैप्टर शुरू ही कर रहे हैं, जस्ट इसके बाद। तो देखिए यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो देखिए मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी
इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है वर्ण। अब देखिए यहाँ को प्रश्न पूछने की प्रकृति अलग अलग होती है, वो सभी मैं यहाँ पर आपको लिखूंगा, आप ध्यान से देखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए भाषा की सबसे भाषा की सबसे छोटी छोटी लिखित इकाई, लिखित इकाई, ठीक है। अब देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, तो यहाँ पर भी हम बोलेंगे वर्ण, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई भी वर्ण और भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो भी आपको वर्ण ही जवाब देना है। एक और यहाँ पर देख लीजिए, भाषा भाषा की सबसे छोटी भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई अगर आपसे पूछी जाए तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई आप क्या बोलेंगे? ध्वनि बोलेंगे, ठीक है। ध्वनि, ध्वनि, इन सभी के बारे में आपको समझाऊंगा, भी पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई जो मुंह से बोली जाती है, तो यहाँ पर आपको ध्वनि जवाब देना है। अगर आपसे पूछे यहाँ पर भाषा की सबसे छोटी भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, अब यहाँ से पूछ लिया आपका सार्थक इकाई, तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या हो जाएगी? सार्थक का मतलब हो जाता है जो अपने आप में एक अर्थ प्रदान करे, तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई हो जाती है आपका शब्द। तो यहाँ पर इसको शब्द कर दीजिए, ठीक है। कोई शब्द है उससे हम यहाँ पर उसका अर्थ निकाल लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर एक शब्द बोलते हैं कमल, कमल से हमको एक बात समझ में आती है कि ये कमल के फूल के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसने अपने आप में एक अर्थ प्रदान किया, नहीं किया? शब्द ने अपने आप में एक अर्थ प्रदान किया है ना, इसलिए इसको सार्थक इकाई बोलते हैं, भाषा की सबसे छोटी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर भाषा की पूर्णतम इकाई। अगर आपसे भाषा की पूर्णतम इकाई पूछा जाए, भाषा की पूर्णतम इकाई, तो भाषा की पूर्णतम इकाई आपकी क्या हो जाएगी? भाषा की पूर्णतम इकाई हो जाती है आपकी वाक्य, ठीक है। इसको भी आप लिख लीजिए वाक्य, ठीक है। अब देखिए भाषा की पूर्णतम इकाई मतलब जो पूरा अर्थ प्रदान करे, जैसे कि मैं यहाँ पर एक कमल का उदाहरण ले लेता हूँ, तालाब में कमल खिलता है, तो देखिए यहाँ पर कमल के तो बारे में बात की, लेकिन वाक्य के जरिए हमने ये बता दिया कि इस कमल के बारे में एक्चुअली में हम कहना क्या चाहते हैं। तो कमल जो है वो तालाब में खिलता है, पूरा वाक्य बता दिया, यानी कि पूरी बात हमको समझ में आ गई, तो इसलिए यहाँ पर पूर्णतम इकाई इसको कहते हैं। भाषा की पूर्णतम इकाई जो होती है वो वाक्य होती है, ठीक है। एक बार फिर से मैं इनको आपको समझा देता हूँ। भाषा की सबसे छोटी इकाई, अगर आपसे भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछी जाती है तो आपको वर्ण जवाब देना है, क्योंकि जब किसी भाषा को लिखने का प्रयास किया जाता है तो सबसे पहले हमको यहाँ पर वर्ण ही सीखने पड़ते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटा जो रूप होता है भाषा का वो वर्ण होता है, लिखित भाषा में भी सबसे छोटा रूप जो होता है वो वर्ण ही होता है। उसके बाद यहाँ पर भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो देखिए मौखिक इकाई होती है भाषा की, मुंह से बोली जाती है ना भाषा। जब देखो छोटा बच्चा होता है वो सबसे पहले लिखना थोड़े सीखता है, वो सबसे पहले बोलना ही सीखता है, और वो बहुत ही प्यारी प्यारी आवाज में आपको आवाज लगाकर बोलता है, कुछ मांगता है, जैसे कि पानी को मांगने के लिए वो कहता है मुझको मम दे दो, तो आप उसके मौखिक रूप से इसकी भाषा को समझ जाते हैं कि बच्चा हमारा पानी मांग रहा है, ठीक है। तो यानी कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई अगर आपको लिख कर दे कि मौखिक इकाई क्या है, तो आपको ध्वनि है, ठीक है। यानी वो ध्वनि के माध्यम से ही तो आपको बताता है, लिख कर थोड़े ही वो बताता है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि हो जाएगी। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द, जो अपने आप में एक अर्थ प्रदान करे, जैसे मैंने आपको कमल का उदाहरण दिया था, ठीक है। और भाषा की पूर्णतम इकाई आपसे पूछे तो भाषा की पूर्णतम इकाई आपकी वाक्य हो जाती है, ठीक है। तो भाषा का एक क्रम होता है कि भाषा किस किस तरीके से बनती है, तो पहले सबसे छोटा रूप लिखेंगे, फिर उसको धीरे धीरे बढ़ते हुए हम क्रमागत रूप से लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो भाषा का सबसे छोटा रूप होता है वो होता है आपका ध्वनि, ठीक है। ध्वनि से बड़ा आपका हो जाएगा वर्ण, ठीक है। वर्ण या इसको ही अक्षर भी कहते हैं, वर्ण और अक्षर, ठीक है, ये दोनों। उसके बाद इससे बड़ा जो हो जाएगा ध्वनि, वर्ण या अक्षर, उसके बाद हो जाएगा आपका शब्द, शब्द, शब्द के बाद हो जाएगा आपका पद, और पद के बाद हो जाएगा आपका वाक्य, वाक्य के बाद हो जाएगा आपका अन्विति, ठीक है। अभी देखिए अन्विति,
ठीक है, ये आपकी भाषा का क्रम होता है। सबसे पहले ध्वनि होती है, ध्वनि के बाद वर्ण या अक्षर लिखा जाते हैं, उसके बाद वर्णों से मिलकर यहाँ पर शब्द बनता है, और शब्द से मिलकर यहाँ पर एक पद बनता है, और पद से एक वाक्य बनता है, पूरा सेंटेंस। और इन सेंटेंसों को मिलाकर अनविधि बनती है। अनविधि बेसिकली क्या होती है, एक पैराग्राफ होती है। ठीक है, यानी कि कई सारे वाक्यों को इकट्ठा करके जब लिखा जाता है तो एक पैराग्राफ बन जाता है ना, तो उस पैराग्राफ को यहाँ पर अनविधि कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक और यहाँ पर नोट करके लिखिएगा ध्वनि के बारे में। ठीक है, ध्वनि को यहाँ पर क्या कहा जाता है, तो ध्वनि को स्वनिम के नाम से भी जाना जाता है। स्वनिम, देखिए स्वनिम यानी ध्वनि का जो दूसरा नाम है वो स्वनिम है। तो ध्वनि को स्वनिम के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ध्वनि को इंग्लिश में कहते हैं फोनिक्स। ठीक है, PHONIX। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में ध्वनि को फोनिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों बात आपको ध्यान रखनी है। ध्वनि को दूसरा नाम जो है वो स्वनिम है, और इंग्लिश में इसको फोनिक्स भी कहा जाता है। तो ये इतना यहाँ पर वर्णमाला से संबंधित कुछ ओवरव्यू था कि हमारा वर्णमाला कैसे बनी। सबसे पहले ध्वनि, फिर वर्ण, फिर अक्षर। ठीक है, इस तरीके से इनका क्रम हुआ। और यहाँ पर कुछ बेसिक्स पॉइंट है जिनसे आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर वर्णमाला को पढ़ते हैं कि वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं। इन सभी के बारे में एक एक करके देख लेते हैं। तो आइए अब देखते हैं यहाँ पर वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं और किस किस तरीके से होते हैं। तो देखिए यहाँ पर वर्णमाला में जो कुल वर्ण होते हैं वो 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, इतना आप सभी को मालूम होगा। जिसमें कि आपके स्वर होते हैं, स्वर कितने होते हैं, यहाँ पर 11 स्वर होते हैं। ठीक है, कौन कौन से यहाँ पर देख लीजिए, ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, छोटी ए, बड़ी ए, ओ, औ। ठीक है, ये 11 स्वर होते हैं। और यहाँ पर देखिए व्यंजन, व्यंजन कितने होते हैं यहाँ पर, ये 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, 33 व्यंजन होते हैं। देख लीजिए कैसे लगाकर, और है तक ये होते हैं, ये सारे आपके 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, उसके बाद इस वर्णमाला में यहाँ पर 2 उच्छिप्त होते हैं। ठीक है, उच्छिप्त कितने होते हैं, 2। कौन कौन से होते हैं, ये देखिए डय उच्छिप्त और ढय उच्छिप्त। ठीक है, ये बेसिकली आपको वर्णमाला के अंदर भी मिल जाएंगे, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, ये दोनों भी है, लेकिन ये और ये दोनों अलग अलग होते हैं। इनके नीचे यहाँ पर ये नुक्ता नहीं लगा हुआ होता है, इनके नीचे, और इनके नीचे उच्छिप्त के नीचे यहाँ पर ये नुक्ता लगा हुआ होता है। ठीक है, इनकी पहचान बस यही है। ठीक है, दोनों है एक ही, लेकिन इनके नीचे यहाँ पर नुक्ता लगा हुआ होता है और इनके नीचे यहाँ पर नुक्ता नहीं लगा हुआ होता है। ये इनका बेसिकली यूज कहाँ कहाँ पर होता है, मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, तो 33 व्यंजन हो गए, 2 यहाँ पर उच्छिप्त व्यंजन हो गए, और यहाँ पर देखिए संयुक्त व्यंजन कितने हो गए आपके, 4। ठीक है, कितने हो गए संयुक्त व्यंजन आपके, 4 संयुक्त व्यंजन हो गए। ठीक है, कौन कौन से है देख लीजिए, अक्षत्रिय, त्रय, अज्ञय और सरय, ये 4 आपके संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं। इसी के अंतर्गत यहाँ पर आपके अयोगवा होते हैं 2। ठीक है, ये अयोगवा होती है 2। ठीक है, ये ना तो व्यंजन होते हैं और ना ही ये स्वर होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो है टोटल 52 वर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी 52 वर्णों की वर्णमाला, जिसमें मैंने आपको यहाँ पर अलग अलग डिस्क्राइब करके बता दिया, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, उच्छिप्त और संयुक्त और अयोगवा, सबके बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में अच्छे से आपको बता दिया है। अब कल के वीडियो में हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे अपने वर्णमाला टॉपिक का पहला चैप्टर, जो कि है आपका स्वर। स्वर के बारे में पढ़ेंगे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं और किस किस तरीके से स्वरों से यहाँ पर प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।